हेलो स्टूडेंट, दीपजेस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि यूपी ट्रिपल सी पेट 2026 के एग्जाम के लिए हम संविधान का सीरीज चला रहे हैं और आज के संविधान के सीरीज में हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है और संविधान में इससे संबंधित कौन से प्रावधान और क्या अनुच्छेद है। यहाँ से आपके प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, अच्छे से आप नोट्स बनाएं। और यदि चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, हमारा जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी कि मौलिक अधिकार तो व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, लेकिन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यह दिया है सरकारों को एक गाइडलाइन दिया गया है कि आपको आने वाले भविष्य के लिए किस प्रकार की नीति का निर्माण कर समाज के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो यह एक तरीके से क्या है, यह इसका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर इसके हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो ये आपका है संविधान के भाग 4 में, क्या है, संविधान के भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इसमें शामिल है। उसके बाद हम बात करें कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमें उस समय राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, यानी कि सत्ता बनाने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार था, मतदान करने का अधिकार था, यह अधिकार आपको मिला था, यह स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता आपको नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि गरीबी को गरीब अमीर में भेदभाव था। सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिल पाया था क्योंकि तमाम पुरानी परंपराओं के कारण जो है समाज में विषमताएं फैली हुई थी। तो जो संविधान सभा के लोग थे, जो वरिष्ठ नेता थे, उस समय यह मानते थे कि हमें जब राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई तो हम आने वाले भविष्य में भी समाज कल्याण के दृष्टिकोण से आर्थिक उन्नति भी पा सकते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता भी पा सकते हैं, सामाजिक स्वतंत्रता भी पा सकते हैं। तो इन्हीं सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता को पाने के लिए डीपीएसपी लाया गया, जो भविष्य का गाइडलाइन था सरकार के लिए, यानी कि सरकार को आगे क्या क्या काम करना इसमें बताया गया है। अब देखिए, उसमें अगर हम बात करें कि यह कहाँ से लिया गया है, हमारा जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व यह लिया गया है आपका आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, 1937 में लिया गया है। उसके बाद इस पे मूल प्रभाव कहाँ का है? स्पेन के सिद्धांतों का इस पे मूल प्रभाव है। अब देखिए, कभी कभी प्रश्न आपसे ये पूछ लेता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो आप इसके लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए कि देश की नीति बनानी है तो आयरलैंड जाना होगा। यानी कि देश की नीति बनानी है तो आयरलैंड जाना होगा, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। यह एक ट्रिक है, आप इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अगर आप मौलिक अधिकार और डीपीएसपी की एक तुलना करेंगे कि मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है और डीपीएसपी की प्रकृति क्या है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि अगर संवैधानिक स्थिति बात करेंगे हम, तो मौलिक अधिकार को न्यायालय में लागू करने के लिए आप याचिका दायर कर सकते हैं, आप दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन वहीं पे नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। आप यह नहीं कर सकते हैं कि आप इसलिए हमारा लागू नहीं हो रहा है, यानी कि यह सरकार अपनी सुविधा के अनुसार लागू करे। उसके बाद हम देखेंगे प्रकृति कैसा है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है, यानी कि राज्य पे सीमाएं लगाती है, और वहीं पे जो नीति निर्देशक तत्व है सकारात्मक है, यानी कि राज्यों को निर्देश प्रदान करती है कि किस प्रकार से आपको कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। उसके बाद अगर हम उद्देश्य देखेंगे तो राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करता है, और वहीं पे नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि मूल तत्व क्या है, व्यक्ति केंद्रित है। यहाँ पे व्यक्ति को केंद्र मानकर काम किया जाता है मौलिक अधिकार में, और वहीं पे नीति निर्देशक तत्व में समाज को केंद्र मानकर सुधार किया जाता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि डीपीएसपी की कुछ मुख्य विशेषताएं देखेंगे, तो पहली विशेषता क्या है कि गैर न्यायोचित है, यानी कि नॉन जस्टिफिकेबल है। यानी कि इसे लागू अगर कोई राज्य नहीं कर पा रही है, सरकार लागू नहीं कर पा रही है, तो आप उसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यह राज्य की नैतिक दायित्व है, यानी कि भले ही इसको कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया गया है, लेकिन देश के शासन में इसका मूल सिद्धांत है, यानी कि मजबूत जनमत ही सरकार
चलाती है। तो इसीलिए सरकार को आगे किस प्रकार से देश में कल्याणकारी काम करना है, तो इसमें यह बताया गया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि महान विचारकों ने डीपीएसपी से संबंधित कौन कौन से तथ्य और कौन कौन से प्रावधान बताए हैं, तो हम देखेंगे कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, उन्होंने यह कहा था कि यह सिद्धांत हमारे संविधान की अनूठी विशेषता है। डीपीएसपी के बारे में बताया, क्यों? क्योंकि यही से आर्थिक स्वतंत्रता की नींव मिलती है। उसके बाद क्या है, ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार सामूहिक रूप से संविधान की अंतरात्मा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रोकेटी शाह, यानी कि प्रोफेसर केटी शाह जो कहते हैं, ये एक तरीके से नीति निर्देशक तत्व का एक तरीके से उपहास उड़ाते हैं और यह कहते हैं यह एक ऐसा बैंक चेक है जिसका भुगतान बैंक यानी कि सरकार अपनी सुविधा पर छोड़ती है, यानी कि सरकार के पास सुविधा रहेगी तो उसका भुगतान करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो यह तो महान विचारकों ने नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अपने विचार रखे हैं। कभी कभी परीक्षा में ये कोट दे देता है, कथन दे देता है कि निम्न में से किसके द्वारा यह कहा गया है, तो यह प्रश्न आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसको जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला समाजवादी, दूसरा गांधीवादी, तीसरा उदारवादी। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो गांधी जी के विचारों का भी काफी प्रभाव था। उस समय कुछ समाज का भी उसका समाजवादी का भी काफी प्रभाव था। उसके बाद क्या था, उदारवादी का भी काफी प्रभाव था। तो इन तीनों वर्गों को समाहित किया गया। तो हम देखेंगे कि समाजवादी सिद्धांत में क्या है, समता और लोक कल्याण, यानी कि इसके अंतर्गत 48, 39, 39 1, 40, 42, 43, 43 से 47 यह कहा गया कि समाजवादी में कि सभी लोग को समान महिला और पुरुष को एक समान रखा जाएगा, समाज में समानता स्थापित किया जाएगा और साथ में धन के अहितकारी संकेंद्रण को रोका जाएगा, यानी कि धन पे किसी एक वर्ग या किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, संसाधनों पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार या के सत्ता का अधिकार ना हो, इसलिए उसका उसका संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाए। उसके बाद गरीबों को मुफ्त सहायता दिया जाएगा जिससे वो समानता की कैटेगरी में आ जाए, उनके साथ अन्याय ना हो। तो यह एक समाजवादी विचारधारा है जिसके अंतर्गत निम्न अनुच्छेद आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि गांधीवादी सिद्धांत, अब देखिए जो गांधीवादी सिद्धांत है वो राष्ट्रीय आंदोलन से उभरे। अब राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने ग्राम पंचायतों की बारे में बताया कि ग्राम जो असली स्वतंत्रता तभी होगी, असली विकास तभी होगा जब ग्राम में स्वतंत्रता आएगी, जब गांव का विकास होगा तभी असली स्वतंत्रता और असली विकास कहा जाता है। गांधी जी कहते थे कि गांव भारत की आत्मा है, तो इसलिए जब तक गांव के लिए कुछ सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी सत्ता में आ जाए, कोई भी संगठन बना लीजिए, देश पूर्ण रूप से विकास और स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ग्राम पंचायतों का गठन, स्थानीय शासन की बात की गई है। उसके बाद इसमें ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योग की बात की गई। जैसे आपको पता होगा गांधी जी को अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गांधी जी एक तरीके से रोजगार के जो नए नए कार्य थे, रचनात्मक कार्य थे, वो करते थे। जैसे बकरी पालन हो गया, सूत बीनना हो गया। तो एक तरीके से वो इसलिए ये काम कर रहे थे कि वो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रहे थे। तो उनके आदर्शों को समाहित किया गया। उसके बाद वह शराब और नशीली पदार्थों का सख्त विरोधी थी। तो इसलिए उनकी इस विचारधारा को, सिद्धांतों को अपनाने के लिए अनुच्छेद 40, 43, 43, 20, 46, 47, 48 को समाहित किया गया, जिसका उद्देश्य था कि ग्राम स्वराज और ग्रामीण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांत, देखने वाली बात यह है कि जो नेहरू जी वाले ग्रुप था, जब हमारा देश आजादी हो रहा था, जो नेहरू जी वाला ग्रुप था और ये काफी पढ़ा लिखा हुआ था, काफी वैज्ञानिक सोच के लोग ये लोग थे, तो उनके भी विचारों को, आदर्शों को इसमें समाहित किया गया, सिद्धांतों को समाहित किया गया। और उनका मानना यह था कि हम पुरानी परंपराओं को छोड़कर बल्कि आने वाले आधुनिकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ समाज में परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए उनके अधिकारों को, सिद्धांतों को शामिल करते हुए अनुच्छेद 44, 45, 48 ए, 49, 50, 51 को समाहित किया गया। अब इसमें देखिए पूरे भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना था, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद पर्यावरण, वन्य जीव, राष्ट्रीय स्मारक का सुरक्षा, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा करना, ये सिर्फ किसी एक देश का काम तो है नहीं, ये वैश्विक स्तर का काम है, एक ये आधुनिक विचारधारा है।
तो इस प्रकार के आदर्शों और सिद्धांतों को भी राज्यों के लिए गाइड किया गया कि आपको इन प्रकार से कार्य करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे विस्तार रूप से, अगर हम अनुच्छेद 36 से 40 तक का विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 36 का संबंध राज्य की परिभाषा से है। यानी कि राज्य का मतलब जो मौलिक अधिकार में भाग 3 के अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, और वही राज्य की परिभाषा जो है अनुच्छेद 36 में मिलेगा। वहीं पे आप इसमें अनुच्छेद 37 में अगर कहेंगे तो अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है कि ये न्यायोचित नहीं है, यानी कि अगर यह लागू नहीं होता है, सरकार इस पर काम नहीं करती है, तो आप इसके लिए न्यायालय में आप इसके लिए नहीं जा सकते हैं, न्यायालय इसके बाध्यकारी नहीं है। तो यह आपको आर्टिकल 37 में बताया गया है। उसी तरह आर्टिकल 38 में बताया गया है कि त्रिविधिक सामाजिक न्याय की स्थापना करना, यानी कि देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। इसी क्रम में 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया कि 38(2) जोड़ा गया कि राज्य आय, प्रतिष्ठा और सुविधा और अवसरों की असमानताओं को मिटाने का, खत्म करने का प्रयास करेगी। और उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 39 एक तरीके से आर्थिक वितरण की बातें की गई, सामाजिक न्याय की बातें की गई है। तो आर्टिकल 39 में कहा गया है कि समान संसाधन, यानी कि पुरुष और महिला सभी को आजीविका करने के लिए पर्याप्त साधन का अधिकार होगा। उसके बाद सामूहिक हित, यानी कि 39 भी कहा गया है कि देश के भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण किसका होगा, समाज का होगा, जिससे क्या होगा कि समाज का विकास। उसके अगर हम बात करेंगे 39C, धन के संकेंद्रण पर रोक, यानी कि 39C के तहत कहा गया है कि धन पे और संसाधन पे किसी एक व्यक्ति या वर्ग का उस पे अधिकार नहीं रहेगा। ये संसाधनों का विकेंद्रीकरण करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, देखेंगे। और 39D मतलब क्या, समान कार्य समान वेतन। यहाँ पे जैसे महिला पुरुष के शारीरिक बनावट को लेकर जो भेदभाव होता था, उसके लिए यहाँ पर रोक लगाने के लिए बात की गई है, यानी कि महिला को भी समान वेतन मिलेगा और पुरुष को भी समान वेतन मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 39E के बारे में, 39E कहता है पुरुष और महिलाओं के बच्चों के स्वास्थ्य शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। उसके बाद 39F में कहा गया है कि बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले और उनके शरीर के विकास पे ध्यान दिया जाए। उसके बाद क्या है कि आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 39 के जोड़ा गया, और उसमें यह कहा गया है कि गरीबों को निःशुल्क न्यायिक सुविधा मिले, इसलिए इसके लिए 39A जोड़ा गया, जिससे कि मुफ्त कानून वकील मिले। जैसे कि आप देखते हैं कि जब कोई गरीब व्यक्ति केस लड़ने जाता है तो उसके पास अगर पैसे नहीं होते फीस देने के लिए वकील के लिए, तो जज पूछते हैं कि क्या आपको सरकारी वकील की सुविधा चाहिए, तो जो सरकारी वकील उनको मुफ्त में मुहैया कराया जाता है, या सरकार आपके तरफ से सरकारी वकील भेजकर आपका कोई केस लड़वाती है, तो किस अनुच्छेद के तहत होता है, वो आर्टिकल 39A के तहत होता है, जिसमें आपको मुफ्त कानूनी सहायता मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 40, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है, यही से प्रश्न पूछता है। इसका मतलब यह होता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि श्री महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि गांव का विकास ही देश का विकास है, तो इन्होंने ग्राम स्तर पर शासन की बात कहे तो इन्होंने ग्राम पंचायतों का गठन की बात कहा गया। हालांकि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन हमने ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लगभग हमने 40 से 45 साल लगा दिए। इसीलिए 73वां संविधान संशोधन करके 1952 में ग्राम पंचायतों को गठन का संवैधानिक अधिकार दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ये अनुच्छेद 41 से अनुच्छेद 45 के बारे में, तो देखिए अनुच्छेद 41 क्या है, काम और सहायता का अधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति योग्य है तो उसको नौकरी पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार होगा, और उसकी व्यवस्था कौन कराएगा, सरकार कराएगा। उसके साथ ही जो नागरिक काम करने के लिए नहीं है, मतलब वो काम नहीं कर सकता है अगर स्थिति में है, तो उसको सहायता कौन प्रदान करेगा, उसको सहायता सरकार प्रदान करेगी। जैसे कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये किसके तहत मिलता है, ये आर्टिकल 41 के तहत मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रसूति सहायता, यानी कि महिलाओं को जो है प्रसूति सहायता मिले, काम के समय समय पे छूट मिले, अगर उनको बीमारी कोई हो गया है तो उनको छूट मिले, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है,
उसके लिए कहा गया है आर्टिकल 42 यानी कि कार्य दशाएं व प्रसूति सहायता, यानी कि कार्य की स्थिति के अनुसार जो है मानवीय सुविधा के साथ ही कार्य किया जाएगा, यह बात की गई है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 43 बी, यानी कि मजदूरों के कल्याण के लिए श्रमिकों के कल्याण की बात की गई है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 43 क्या कहता है, निर्वाह मजदूरी व उद्योग, यानी कि कोई भी कार्य की मजदूरी उस कार्य के योग्य मिलना चाहिए कि जिससे व्यक्ति का जीवन निर्वाह आसानी से हो जाए, ठीक है। यानी कि न्यूनतम मजदूरी जो तय है उससे कम नहीं मिलना चाहिए, उससे ज्यादा ही मिलना चाहिए, इसके लिए बात की गई, जैसे सभी श्रमिकों के उत्थान के लिए। उसके बाद प्रबंधन में भागीदारी, यानी कि आर्टिकल 43 ए कहता है कि मजदूरों का भी किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट में उसकी भागीदारी होगी, जिससे क्या है कि कार्य प्रगति पर रहे और कार्य लगातार विकास करता रहे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 43 बी, सहकारी समिति, यानी कि सहकारी समितियों का गठन और उसके लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था की बात की गई है, वो आर्टिकल 43 बी में कहा गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 44, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, इसको जोड़कर देखिएगा। तो यानी कि पूरे देश में एक देश एक नागरिक कानून लागू करना। अब जैसे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब देश की स्थिति ऐसी नहीं थी कि सभी लोगों के लिए एक ही नियम कानून बनाया जाए, क्योंकि समाज में काफी विषमताएं थी, सामाजिक कल्चर अलग थे, सामाजिक मान्यताएं अलग थी। लेकिन उसी के साथ जब धीरे धीरे शैक्षणिक दृष्टि से हमारा देश परिपक्व होता गया, तो लोगों को यह पता चला कि नहीं, देश में एक कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी को एक मूल अधिकार प्राप्त हो, या उसके तहत सभी को सामाजिक व्यवस्थाओं को संचालन करने का अधिकार प्राप्त हो। तो उसके लिए जैसे कि तलाक हो गया, विवाह हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया, और ये दत्तक पुत्र लेने का अधिकार हो गया, इन सभी को लिए जो कानून होता है वो एक तरीके से एक वर्ग के, सभी वर्गों के लिए एक समान के लिए यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी। तो उस समय ये पॉसिबल नहीं था कि देश में लागू किया जाए, लेकिन संविधान सभा के लोगों ने एक तरीके से गाइडलाइन बता दिया था कि नहीं, आर्टिकल 44 के तहत सरकार को भविष्य में ये काम करना है। इसीलिए धीरे धीरे जो है वर्तमान की सरकार जो है धीरे धीरे राज्यों में यूसीसी लागू कर रही है। और करंट अफेयर का एक चैप्टर है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य आपका उत्तराखंड है। सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य आपका है उत्तराखंड है। उसके बाद अभी हाल ही में असम में जो है यूसीसी बिल को लागू किया गया। तो यह आप जो है एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 45 में बाल्य अवस्था की देखरेख की और शिक्षा की बात की गई है। ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में अनुच्छेद 21 ए से रिलेट करते हुए कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी, ये बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 46 में यह कहा गया है कि जो SC ST है वह जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके हितों का रक्षा, उनके उत्थान का प्रयास कौन करेगी, सरकार करेगी, यह बात किया गया। सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध उनकी रक्षा करेगी। और इसी के तहत जो है SC ST कानून जो आता है, जो वो इसी अनुच्छेद के तहत ही कानून बना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 47 पोषण, स्वास्थ्य व नशाबंदी, जैसे कि प्रत्येक नागरिकों को उच्चतम स्तर का पोषण मिले और वहाँ पे शराबबंदी और नशीली पदार्थों का, नशीली दवाइयों का सेवन प्रतिबंधित रहे, इस प्रकार से सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 48, जैसे कि कृषि और गोवंश यानी कि कृषि और पशुपालन की व्यवस्था का विकास करेगी और वैज्ञानिक परीक्षण करेगी, जिससे दुधारू और मालवाहक पशुओं की हत्या पे रोक लगे। जैसे उत्तर प्रदेश में आज देख रहे हैं एक तरीके से बहुत से बूचड़ खाने बंद हो गए हैं और गौ हत्या पे तमाम विभिन्न प्रकार की कठोर कानून बने हैं। तो वो किस अनुच्छेद से निकला है, वो निकला है अनुच्छेद 48 से। यानी कि जो हमारे देश में एक तरीके से दुधारू पशुओं को बचाने का जो प्रयास, वो हमारे संविधान सभा ने पहले से ही हमारे लिए, सरकार के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड किया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 48 ए यह कहता है कि अनुच्छेद 48 ए के तहत वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का प्रयास सरकार करेगी। और उसी के तहत 1972 में टाइगर संरक्षण के लिए जो है 1972 में लाया गया था, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रयास किया गया था। तो जो समय समय पे फॉरेस्ट के नियम बनाए जाते हैं,
वनों को बचाने के लिए, वन्य जीव को बचाने के लिए वो किस अनुच्छेद के तहत बनते हैं? वो अनुच्छेद 48A के तहत बनते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। जैसे कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय स्मारक है, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सिर्फ ना राष्ट्रीय स्मारक है बल्कि राष्ट्र की धरोहर है, पहचान है। तो उनको रक्षा करने, उनकी उस विरासत को संभालने का काम भी सरकार करेगी, और जो इस अनुच्छेद 49 के तहत होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 50 जो है एक तरीके से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्ति का पृथक्करण की बात करती है। यानी कि सरकार एक ऐसा व्यवस्था करेगी जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अपनी शक्ति सीमा के अंतर्गत रहकर ही एक दूसरे के समन्वय के साथ काम करेंगे, किसी के दूसरे के अधिकारों और सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। सरकार ऐसा प्रयास करेगी। अगर उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 51 का, तो अनुच्छेद 51 का मतलब यह होता है कि सरकार हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और वह सुरक्षा का प्रयास करेगी। जिससे क्या होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हमारे पड़ोसी के यहाँ कोई तकलीफ होता है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। ठीक उसी तरीके से इस समस्या से निपटारे के लिए पहले से गाइडलाइन संविधान सभा के द्वारा DPSP में दिया गया था कि सरकार जो है राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास करेगी कि शांति व्यवस्था और समझौते, अंतर्राष्ट्रीय समझौते रहे, जिससे न्याय और शांति व्यवस्था कायम रहे। तो इसी तरीके से जो है और इसी आधार पर विदेश नीति बनाई जाती है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन आप देख लीजिए और कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देख लीजिए। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 4 नए तत्व जोड़े गए थे, जैसे कि 39F, 39A कानूनी मदद। उसके बाद हम बात करें 43A श्रमिकों की भागीदारी और 48A। उसके बाद हम बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 38 जो जोड़ा गया, जिसमें राज्य आय, स्थिति और अवसर की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगी। उसके बाद सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है अनुच्छेद 45 की भाषा बदली गई, जिसमें यह कहा गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। उसके बाद 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 43B जोड़ा गया और इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कुछ मौलिक अधिकार और DPSP के कुछ महत्वपूर्ण वाद की अगर हम बात करेंगे, तो DPSP को लेकर कई बार मामला कोर्ट में पहुंचा, जिसमें संवैधानिक व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो चंपकम दौरे राजन 1951 में जो कहा गया कि DPSP जो है मौलिक अधिकार के अधीन रहेंगे, उसके सहायक रहेंगे। उसके बाद गोलकनाथ मामला 1967 में यह कहा गया कि DPSP को लागू करने के लिए संशोधन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद केशवानंद भारतीवाद 1973 में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया और उसमें यह कहा गया कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में भी सिद्धांत किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना। ठीक उसी तरीके से मिनर्वा मिल्स 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और समाज और व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के 2 पहिए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों के बिना विकास संभव नहीं है, और इसलिए यह माना कि यह एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रयास यह था कि DPSP जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको सरल और आसान भाषा में और कम समय में समझा सके। हमारा प्रयास यही है कि आपको जो भी अनुच्छेद है उससे कोई समस्या न हो और आपका पेट की तैयारी अच्छे से चलती रहे। आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप जो है बराबर आपको अपडेट मिलता रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।